अभी तक हम जो बात करते रहे वो मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में बात की और वेरिएबल डेफिनेशन के बारे में और वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए वो सारा हमने टर्बो C++ पे जो है किया। आज मैं आपको डेव सी में ये काम करके दिखाऊंगा। ऑल्ट अगर प्रेस करें तो ये तमाम ऑप्शंस आप देखें अंडरलाइन जो हो जाती हैं, लाइक E, V और प्रोजेक्ट का P और एक्सिक्यूट का X। तो ऑल्ट करके आप F अगर प्रेस करेंगे तो उसकी ऑप्शन आ जाएगी न्यू में सोर्स फाइल चले जाएं या आप प्रोजेक्ट में चले जाएं तो एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है हमने और वो C का ओके किया। लाइक इसको सेव करना है आपने तो हमने इसका नाम रख दिया रिजवानी नाम रख लेते हैं फिलहाल ओके। उसके बाद हमने इसको ये मैंने इसकी एडिटिंग के लिए स्क्रीन की जो चीज़ें चेंज की हुई, लाइक आज मैं हैश इंक्लूड .h और इसी तरह से कंट्रोल C करके कंट्रोल V इसको प्रेस कर लिया और ये इस तरह से void accepting nothing और void cannot be used as a variable int n। तो आज हम पहला प्रोग्राम करते हैं सिंपल सा इफ स्टेटमेंट के साथ। हमारे पास कई कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, लाइक इफ एल्स इफ और इसी तरह से हमारे पास ये हैं कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, ये सारी की तीनों। इसके अलावा हमारे पास एक और भी है इससे रिलेटेड कंडीशनल ऑपरेटर इसको कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी है। और इसके अलावा जो रिपीटिशन के लिए हमारे पास लूप्स हैं, और इसको अगर मैं कमेंट्स बना देता हूँ, लूप्स हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है और लास्ट है लूप वाइल लूप। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं हम अभी करने लगे हैं। इन सबको मैं कमेंट्स बना देता हूँ। जो चीज़ कमेंट बन गई तो वो प्रोग्राम का हिस्सा रहती ज़रूर है, लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल मतलब कंपाइलेशन में सिंटैक्स एरर नहीं आएगी, क्योंकि वो कोड वैसा नहीं होगी, साथ कंपाइल नहीं हो। अब मेरे पास एक वेरिएबल n लिया मैंने और इसको मैं यूज़र से स्कैन करवाऊँगा। यहाँ पे मैं करता हूँ यूज़र को पहले मैसेज printf यूज़र से इनपुट लेना अच्छी बात है, पर प्रोग्राम आपका ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, इसलिए यूज़र से मैं चाहता हूँ कि पहले इनपुट लूँ, और उसके लिए स्कैन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और ऐप की ख़ास बात ये भी है कि अगर आप जो शुरू का पैकेट लगाते हैं लाइक इस तरह से, तो वो लास्ट पैकेट खुद ही जो है लगा देता है। स्कैन करवाया मैंने, स्कैन के लिए इसका सिंटेक्स ये देखें, इन्वर्टेड कामों में एक टाइप करता हूँ, वो दूसरे इन्वर्टेड कामों क्लोजिंग इन्वर्टेड कामों जो लगा देता है। वेरिएबल के लिए जो इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर वो %d है, कॉमा लिखकर इम्परसेंट n। तो ये वैल्यू जो है n में जो इसको कहते हैं एड्रेस ऑपरेंड, ये जो एंड साइन मैंने लगाया है, ये क्या करता है, इसका काम होता है ये जो वैल्यू अगर मैं रन टाइम पे इनपुट करूँगा वो वैल्यू उठाकर n में रखवाएगा। और ये जो %d है ये वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आपने डेटा टाइप क्या दी है। अगर ये चूँकि यहाँ पे इंटीजर है तो मैंने इसको %d रखा है, और अगर ये होती फ्लोट %f रख देता।
करेक्टर होते हैं, यहाँ पे लिखा इंट के बजाय, तो मैं यहाँ इसको %c कर देता हूँ। बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, क्योंकि इसका काम सिर्फ एक ही है, जो वैल्यू दें वो करेक्टर हो, इंटीजर है या वो फ्लोट है, उसको उठाकर n में स्टोर करवा देना। n वेरिएबल है, तो इस स्टेटमेंट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैं इसके बारे में बात की थी कि आपके पास कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना, डिफाइन करना जो है डिक्लेयर और डिफाइन करना, क्योंकि वो एक ही लाइन में हम कर देते हैं, तो वेरिएबल वहाँ पे डिक्लेयर भी हो जाता है। डिफाइन, डिक्लेयर का मतलब है वेरिएबल का नाम बताना और उसकी टाइप बताना। डेफिनेशन भी हो जाती है कि मेमोरी में जगह रिजर्व कर लेता है आपके डेटा के लिए अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। इंटीजर 2 बाइट रिजर्व करते हैं, फ्लोट 4 बाइट, डबल जो है जैसे 8 बाइट और लॉन्ग डबल 10 बाइट। तो डिपेंड करता है और डिफरेंट आर्किटेक्चर पे भी, तो ये स्टोरेज मेमोरी कम या ज़्यादा हो सकती है। सो वी विल प्रोसीड फर्दर। इसको हम चेक लगाते हैं, इफ़ n mod 2 इक्वल टू 0, कि मैंने लिखा है कि अगर n mod 2 0 हो तो क्या प्रिंट कर दो, इवन नंबर। तो ये इवन नंबर प्रिंट करवा देगा। अगर इवन नंबर मीन लिखा हुआ स्क्रीन पे आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से। कंट्रोल n इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन। So here I am going to compile this code. We'll see compile की लाइसेंस की तरह से इसको सेव कर ले। I am going to save it like इसका मैं सेव करता हूँ, इसको इसका नाम रख देता हूँ conditions 1। कंडीशंस जो स्टार्ट हुई तो मैंने इसका नाम शुरू कर दिया, डॉट सी ऑलरेडी इसके साथ आया हुआ, मैंने चूँकि शुरू में सी के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। तो ओके, सेव हो गया। अब ये कंपाइल हो रहा है, देखें इसका जो प्रोसेस चल रहा है कंपाइलेशन का। नो एरर्स एंड नो वार्निंग्स। एरर आ जाए प्रोग्राम नहीं चलेगा, वार्निंग आ जाए प्रोग्राम चल तो जाएगा, लेकिन दैट विल कॉज लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज। आगे जाके जो प्रोग्राम रन करेंगे तो चलाना इशू क्रिएट करता है। ये प्रोग्राम रन हुआ, मैंने लाइक 4 इनपुट किया, तो इसने क्या कह दिया जी इवन नंबर, बिकॉज 4 इवन होता है। उसने इस कंडीशन के मुताबिक इसको चलाया और प्रिंट करवा दिया। अब इसको मैं दोबारा जब रन करता हूँ, दोबारा मैं नंबर इनपुट किया लाइक 7, देखें कुछ भी नहीं आया, बिकॉज आई हैव रिटन ओनली इफ स्टेटमेंट। क्योंकि इसके साथ सिर्फ इफ स्टेटमेंट चलाई थी, तो इफ में सिर्फ एक ही कंडीशन को हैंडल कर रहा है, इवन का लिखो। अब हम ये चाहते हैं कि ये इवन के साथ ऑड को भी हैंडल करें। लाइक मैं ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ जनरल, जो कि मैं कोई भी नंबर इनपुट करूँ तो मुझे बता दे कि वो इवन है या ऑड है। यानी कि 2 कंडीशंस। जब हमारे पास सिंगल कंडीशन थी तो मेरे पास एक इफ इस्तेमाल होती थी, एल्स नहीं था उसमें। अब मैं इसको मज़ीद पढ़ाऊँगा, लाइक एल्स स्टेटमेंट की, तो ज़्यादा मुश्किल करें आप इसको भी एक टाइम आगे करते सिंगल इसको भी। और बल्कि एक जब आपके पास जो इफ स्टेटमेंट या कोई भी स्टेटमेंट इस तरह की आती है, उसके अंदर कोई भी आपके पास सिंगल लाइन है या कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, तो उसको आप एक सिंगल टैब आगे कर देते हैं। जब लाइक यहाँ पे सिंगल टैब आगे, ये जो सेट हुआ ये सिंगल टैब आगे बिल्कुल बराबर आने लगे। इससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्टैंडर्ड स्टाइल है वो ये होता है कि आप प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स जो है। अब मैं इसको जीना इस तरह से किया, मैं इसको करूँगा कॉपी, इस वाले फोटो कंट्रोल सी कॉपी
और यहाँ पे जस्ट मैं कर दूंगा ऑड नंबर। ऑड नंबर जरा इसको मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ। इवन नंबर मैंने दोबारा स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक्स थी। ओके लाइक दोबारा से कंपाइल किया, नो वार्निंग्स नो एरर्स। लेकिन जब भी आप किसी प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की आपको मेन्यू से मिल जाती है काफ़ी सारी। देखें कंपाइल की शॉर्टकट भी F9 है, रन की F10 है, कंपाइल। और हाँ ये बात याद रखिएगा, लैपटॉप से जब इसको टाइप करने लगेंगे तो ये एरर्स क्रिएट कर देते हैं शॉर्टकट कीज जो F9 F10 जो। और ये कीबोर्ड जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब लैपटॉप से यूज़ कर रहा हूँ तो कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लूँ, लहदा से सेपरेट कीबोर्ड जो है मैं अटैच कर लेता हूँ, तो उससे मुझे भी ईजी होता है और ये सारी शॉर्टकट कीज मुझे चलाने में इशू कोई भी बड़ी फर्क पैदा होता है। सो उसके ये सारी शॉर्टकट की आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो डेव सॉफ्टवेयर है ये वाला डेव C++ के नाम से 5.1 वर्जन मेरे पास है, कोई से भी वर्जन हमारा डाउनलोड कर लें उसमें कंपाइल। मैं यहाँ से मेन्यू से भी ये टूल है कंपाइल का, आपको नज़र आ रहा होगा ये जो वाला टूल है कंपाइल का है, और ये जो है रन का है। देखिए टूल कंपाइल में ये लेता दिखाया है, उसका मतलब सेंस बना रहा है कि अभी हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो भी सेपरेट है। तो रन जब करेंगे उन्हीं कंपोनेंट्स को मिलाकर वो उस प्रोजेक्ट का हमें आउटपुट आएगा। दोबारा मैंने इसको रन किया, अब मुझसे नंबर मांग रहा है, एंटर एनी नंबर। 4 इनपुट किया, नंबर इज इवन नंबर। उसको दोबारा से रन करता हूँ, F10। ओके नाउ आई एम गोइंग टू इनपुट 11, सो 11 इज ऑड नंबर। यहाँ पर लिखा नजर आपको आ रहा है, तो उसको एंटर की प्रेस करते हैं तो दोबारा उसी स्क्रीन पर वापस चला जाता है। तो दिस इज द लेक्चर that I have delivered regarding if statement और if else statement। अब इसमें थोड़ी सी और डिस्कशन है, मैं आपको कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, लाइक अगर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C से मैं इसको कॉपी किया, कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, थैंक यू। अब ये क्या होगा देखिएगा, जो इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ एरर आ गया। आप कहेंगे ये मैंने तो एक लाइन लिखी, व्हाट इज द एरर देन? यहाँ पे लिखा हुआ मैसेज आपको नजर आ गया, एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ। तो होता ये है कि जो ये इफ स्टेटमेंट चलती है, इफ के बाद ये फॉरन के बाद अपने, अगर इफ स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है तो इसके बाद ये एल्स को चलाएगा। तो वो उसकी हमेशा देखता है कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसके बाद फॉल्स कंडीशन कहाँ पे है, इस सिंगल लाइन के बाद फॉल्स आनी चाहिए, यानी एल्स आनी चाहिए, हालांकि मैंने 2 लाइन्स के बाद लिखी हुई है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि हम 2 लाइन्स ही लिखनी पड़ेगी, एक लाइन ही लिखनी पड़ेगी हमेशा? इफ में हम कई लाइन्स लिख सकते हैं, 3 4 5। तो इसके लिए याद रखिएगा, अगर आपका जो चाहते हैं कि इफ के बाद आप 2 या 3 लाइन्स चलाएं तो उसको लाजमी आप उसका एक ब्लॉक बना लें। यहाँ पे इसने ये ब्रैकेट एक आप शुरू में लगा दें और एक यहाँ पर एंड पे लगा दें। अब ये बन गया ना ब्लॉक। अब ये देखिएगा ये एरर नहीं जनरेट करेगा। इसको मैंने कंपाइल किया, नो एरर्स नो वार्निंग्स, तो इसलिए कर रहा था कि वो इफ की एक लाइन के बाद दूसरी। अब आप इसके बजाय आप मल्टीपल लाइन भी लिख सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ इस लाइन को और सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ये इफ की एक लाइन की बात नहीं बल्कि इफ की इन ब्रैकेट्स के बाद इसको चेक कर रहा है, क्योंकि उसको मिल रहा है तो कंपाइल टाइम एरर नहीं दे रहा। इलीगल एल्स विदाउट इफ वाला प्रॉब्लम जनरेट नहीं करेगा ये। अगर आप इस तरह से इसको कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे तो ये ब्लॉक का शक्ल इख्तियार कर लेगा, कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। तो अब इसको कंपाइल किया मैंने, चूँकि आई एम गोइंग टू रन इट अगेन टू शो यू एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। और इवन नंबर, थैंक यू। तो दोनों मैसेजेस भी प्रिंट हो गए। अब
अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ 7 तो तो ये जो था इसने तुम्हारा ये कमांड उसके इफ एल्स के बारे में कंप्लीट हुई। लेकिन आपने देखा होगा कि इसमें जो नेक्स्ट कमेंट्स बनाए हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये प्रोग्राम में। तो कोशिश ये करें कि लाइक इस प्रोग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ। इधर मैं इसके आगे कुछ ऐड करना चाहता हूँ, इसमें कुछ और जो मैं ऐड करता हूँ अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए मेकिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया मेकिंग ब्लॉक 3 स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं इसके बारे में लिख देता हूँ एंडिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। आई होप आपको ये समझ आ गई, क्योंकि इसको कंपाइल भी किया और रन भी कर लिया। जैसे ये इफ़ एल्स के बारे में है, इससे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट जो है सीखेंगे। थैंक यू सो मच।